हेलो दोस्तों, मैं सुहेल कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। एसिड बेस सॉल्ट अम्ल क्षार लवण की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एसिड कहां से मिलते हैं, नेचुरल सोर्सेस क्या है, क्या उनके उपयोग है। वैसे आगे बढ़ते हैं और अपन धीरे धीरे एसिड, उनके फॉर्मूला और यूजेस पढ़ते हैं। जैसे यदि अपन अगले एसिड की बात करें तो अगला एसिड है HCl, जिसे अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसी के लिए भी नया नहीं है, सभी ने सुना होगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यदि अपन बात करते हैं इस HCl की, तो इसका जो नेचुरल सोर्स है सबसे अधिक ये जहां पर पाया जाता है, जिसमें ये सबसे ज्यादा होगा, उसको आप समझ सकते हो। याद करो, जब अपन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, पाचन तंत्र, तो अपन ने पढ़ा था कि हमारा जो स्टमक है उस स्टमक में HCl होता है। ठीक, शायद जो वीडियो देखते हैं उनको याद हो, या जो तैयारी कर रहे होंगे तो पढ़ते होंगे कि हमारे स्टमक, या यदि अपन अमाशय की बात करते हैं तो हमारे स्टमक अमाशय में होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या करता है ये? सबसे पहले तो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, खाने के साथ जो बैक्टीरिया चले गए हैं उनको नष्ट करता है। फिर ये क्या करता है? भोजन को तोड़ता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अपन निगल लेते हैं कौर जैसा, तो वो तो एक साथ गुच्छा बना हुआ है। अब एंजाइम को यदि काम करना है तो छोटे छोटे टुकड़े में चाहिए, तो उसको तोड़ने का काम HCl करता है। और यदि आपको याद हो तो हमारे पेट में एक एंजाइम है स्टमक में, पेप्सिन एंजाइम, जो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। इस पेप्सिन को एक्टिव करने का काम भी कौन करता है? HCl। तो HCl हमारे स्टमक अमाशय में होता है। नेचुरल सोर्सेस में याद रखना, आपसे पेपर पूछा जाएगा मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा HCl। अब यदि अपन बात करते हैं इसके यूजेस की या इसके उपयोग की, यदि अपन बात करते हैं तो उपयोग में पहला उपयोग तो समझ ही गए होंगे, अम्लराज बनाने में। इसके पहले जो अपन एसिड पढ़ रहे थे शायद उसमें भी ये जिक्र हुआ था, जिसे अपन कहते हैं एक्वा रेजिया, या इसे अपन कहते हैं अम्लराज। सोना चांदी को गलाने के लिए HCl और HNO3 को 3:1 में मिला के क्या बनाते हैं अपन? एक्वा रेजिया, HCl रेशियो HNO3। ठीक, यदि अपन दूसरे यूज की बात करें, ठीक, ये पॉइंट शायद आपको दिख जाएगा नीचे वाला। हाँ, यदि अपन दूसरे यूज की बात करते हैं तो इसका उपयोग होता है प्लास्टिक इंडस्ट्री में, डाइस और प्लास्टिक बनाने में। ठीक, इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। एक और बहुत अच्छा उपयोग जो आप याद रखोगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, मैं ऊपर लिख देता हूं उसको, है ना। यदि अपन बात करें तो HCl का उपयोग जब प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी में, इंडस्ट्री में, है ना, कहीं पर भी प्रयोगशाला में, बड़े बड़े उद्योगों में स्टार्च से ग्लूकोज बनाना होता है। स्टार्च मतलब क्या हुआ? C6H10O5, N नंबर। पॉलीसेकेराइड है, पॉली मतलब बहुत सारा, पॉलीसेकेराइड है, लंबी श्रृंखला है, इसलिए N नंबर। ये बदल जाता है किसमें? C6H12O6, ग्लूकोज सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो जब स्टार्च ग्लूकोज में बदलता है, या स्टार्च से ग्लूकोज को बनाना होता है, ऑब्टेन करना होता है, आइसोलेट करना होता है, तो वहां पर कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह उपयोग होता है HCl। किसकी तरह? कैटेलिस्ट, या जिसे अपन कहते हैं उत्प्रेरक। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा भैया कि स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है,
तो वहां पर कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक के रूप में उपयोग होता है HCl, जिसे अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एसिड की बात करें। उपयोग, फॉर्मूला और नेचुरल सोर्सेस बहुत अच्छे से याद करते चलेंगे, है ना, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एसिड की ओर अपन बढ़ते हैं। अगले यदि अपन एसिड की बात करें तो ये है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड H3BO3, फॉर्मूला याद रखना, एसिड होते हुए इसका फॉर्मूला थोड़ा अलग है, H3BO3 ये कहलाता है बोरिक एसिड। ठीक, अब यदि अपन इसके यूज की बात करते हैं तो एक जो बहुत बड़ा यूज है बोरिक एसिड, एक तो आप याद रखो, अनाज को, जो ग्रेन्स, अनाज को संरक्षित रखने के लिए, संरक्षित मतलब समझ गए होंगे आप, प्रिजर्व करने के लिए इसको, अब भी मैं एक चीज से समझा रहा हूं आपको, हर कोई अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर लेगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं लो, बस मैं एक बार इसके पॉइंट्स लिखा दूं। ठीक, जो हमारे अनाज होता है, जो है ना, गेहूं है, चावल है, इसको प्रिजर्व करके रखने के लिए उसमें उपयोग किया जाता है बोरिक एसिड। अब लिंक करो कैसे। बोरिक एसिड जो है ये ड्राई लुब्रिकेंट है, या जिसे अपन कहते हैं शुष्क स्नेहक, जिसका उपयोग कैरम में किया जाता है। कैरम पाउडर सुना होगा सभी ने, कैरम खेलते समय जो स्ट्राइकर्स हैं, जो उस पे होते हैं गोटी जिसको अपन कहते हैं, वो आसानी से चली जाए, उनमें फ्रिक्शन ना हो, इसलिए कैरम पाउडर डालते हैं। तो आप देखना कि लोग क्या करते हैं, चावल गेहूं इनमें किसी प्रकार की घुन ना लग जाए या इस पे कीड़े ना लग जाए, इंसेक्ट्स ना अटैक करें, इसलिए देखना उसमें कैरम पाउडर मिला देते हैं। सुना होगा आपने, खासतौर पे चावल पे मिलाया जाता है, क्योंकि पता है कि चावल को बनाने से पहले धुलना है। चावल की प्रोसेस ये है कि बनाने से पहले उसे 2 से 3 बार धुला जाएगा। तो ज्यादातर चावल को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए जब वो बड़े बड़े ड्रम में होता है तो उसमें कैरम पाउडर मिला दिया जाता है। अब कभी जब ये चीज आप देखो या सुनो तो बिल्कुल नहीं घबराना। कैरम पाउडर क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि कैरम पाउडर मतलब ड्राई लुब्रिकेंट किससे बना होता है? बोरिक एसिड से। और बोरिक एसिड जो है वो अनाज को प्रिजर्व कर सकता है, इसलिए कैरम पाउडर पर डालते हैं, क्योंकि कैरम पाउडर में क्या होता है? बोरिक एसिड। उसके पीछे का रीजन ये है ना, डालते तो सब है, अपन को हमेशा से मालूम है, पर कहानी उसकी ये है कि इसीलिए इसका क्या किया जाता है? उपयोग। अगला उपयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अपन पेड़ पौधों की बात करते हैं, प्लांट्स की, मान लो कोई पेड़ पौधा है किसी एरिया में से, इसमें फल है, अनाज है जिसमें बोरॉन की कमी है। ठीक, अनाज में, फल में, पेड़ों में बोरॉन सुना होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5वें नंबर का आप जानते हैं। बोरॉन की डेफिशिएंसी या कमी को पूरा करने के लिए, बोरॉन की डेफिशिएंसी, कमी को पूरा करने के लिए छिड़काव किया जाता है किसका? बोरिक एसिड का। वही पाउडर फॉर्म में होता है, पाउडर का छिड़काव कर देते हैं। ठीक, अगला फाइबर्स, या जिसे अपन कहेंगे प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग होता है, बनाने में उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद जो अगला उपयोग है, ये तो खैर सब देखे हो, बस जानते नहीं हो कि रीजन ये है। आपने अपने क्लास में, स्कूल में, फिजिक्स की लेबोरेटरी में, फिजिक्स लैब में, भौतिक की प्रयोगशाला में देखा होगा प्रिज्म, वहां पर आपने देखा होगा लेंस, वहां पर आपने देखा होगा मिरर। तो मिरर को तो चलो अपन हटा देते हैं, मिरर सिल्वर नाइट्रेट की पॉलिश करके और मिरर बना दिए, छोड़ दो। प्रिज्म और लेंस
जब प्रिज्म और लेंस को बनाने के लिए जब कांच बनाई जाती है, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट और सिलिका, इन तीनों को मिलाकर जब अत्यधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो ग्लास या कांच बनती है। ठीक, सोडियम सिलिकेट, कैल्शियम सिलिकेट, सिलिका, इनको मिला देते हैं अपन और बहुत ज्यादा तापमान पर गर्म करते हैं तो कांच बनती है लिक्विड फॉर्म में। फिर उसको हवा के संपर्क में आते हैं, एयर कांटेक्ट में आके वो ड्राई हो जाती है, फिर वो सॉलिड हो जाती है। तो जब कांच बनती है ना तो अलग अलग सुविधा से कांच बनाने के लिए कभी पोटेशियम डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, अलग अलग सब्सटेंस डाला जाता है। क्रूक्स ग्लास बनाना है, चश्मे के लिए ग्लास बनाना है, कि सन वाली बनाना है, यूवी रेस के लिए बनाना है। जैसे एक चश्मा आपने देखा होगा धूप में जाओ तो काला हो जाता है, उसमें सिल्वर क्लोराइड होता है, तो ऐसे अलग अलग चीजें मिलाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, प्रिज्म और लेंस जो कांच बनाई जाती है, इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या जिसे अपन कहते हैं अपवर्तनांक, इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक को नियंत्रित करने के लिए, एक उसको सही क्वांटिटी, बैलेंस क्वांटिटी में बनाने के लिए जब वो कांच बनाते हैं तो उसमें मिलाया जाता है बोरिक एसिड। ठीक, तो प्रयोगशाला में उपयोग होने वाले प्रिज्म और लेंस के अपवर्तनांक को, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को कंट्रोल करके बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, बोरिक एसिड, है ना। मात्रा बोरिक एसिड की क्वांटिटी ज्यादा है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, क्वांटिटी कम तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम, ऐसा है ना। मात्रा को, उसकी क्वांटिटी को एडजस्ट करके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बनाते हैं। देख सकते हो आप, ये चारों के चारों, पांच कह सकते हैं अपन, ये पांचों बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हैं भाई, तो इनको आप बिल्कुल हल्के में नहीं लेना, एक बार जरूर पढ़ना। और जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनको तो खैर देखने को मिलेगा ही, कोई बात ही नहीं, उसको जरूर ऐसा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगले एसिड या अम्ल की बात करें, खैर वो तो बहुत नॉर्मल कॉमन सा एसिड है, सब उसको पहचानते हैं। अपन अगले एसिड की बात करें तो वो है मैलिक एसिड। अगला जो एसिड है मैलिक एसिड, C4H6O5, 465, C4H6O5, ये क्या कहलाता है, मैलिक एसिड। अब यदि अपन बात करें तो इसके नेचुरल सोर्सेस थोड़ी जरूरी है। नेचुरल सोर्सेस की यदि बात करें तो ये मैलिक एसिड हमें प्राप्त होता है केला, सेब, आलू के छिलकों से, के छिलकों में। ठीक, अब यदि अपन बात करें इसके यूजेस या उपयोग की, ठीक, आलू, केला या अपन सेब की बात करें तो उसके फल के अंदर नहीं है, उसके जो छिलका होते हैं ना, जो कवरिंग है, उस कवरिंग में पाया जाता है। यूज ये बहुत जरूरी है, याद रखना। ये जो है स्किन के बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। यदि इसका एहसास करना हो, आपको आजमाना हो यदि, तो आप क्या करना, केले का छिलका जो है उसको कुछ नहीं करना, ड्राई स्किन होगी, उस ड्राई स्किन के ऊपर केले का छिलका लगा के देख लेना। केले का छिलका लेना, अंदर वाला हिस्सा, बाहर से नहीं लगा लेना, पीला वाला हिस्सा, अंदर जो सफेद वाला हिस्सा है उस हिस्से को लेके उसको ऐसे चेहरे पे अच्छे से उसकी मसाज करना। आप तुरंत, मतलब इंस्टेंट आपको देखने को मिलेगा कि जो स्किन है ना वो जब चमकने लगेगी। तो हालांकि चेहरा एड़ा धुल लोगे फिर तो थोड़ी बहुत धूप में गए तो सब नॉर्मल हो गया, लेकिन यदि रिजल्ट देखना हो तो मैलिक एसिड के कारण क्या होता है, केले के छिलके की वजह से स्किन में ग्लो आ जाती है। स्किन में जो भी बैक्टीरिया थे जो इन्फेक्शन करना चाह रहे थे, जिनकी वजह से पिंपल्स हो रहे थे, है ना, जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो इस बैक्टीरिया को ये क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। पॉइंट याद रखना, स्किन के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। इसीलिए इस मैलिक एसिड का उपयोग कहां किया जाता है, तो इस मैलिक एसिड का उपयोग होता है कॉस्मेटिक्स में। कॉस्मेटिक बोले तो समझ गए होंगे, जिन्हें अपन कहते हैं सौंदर्य प्रसाधन। कॉस्मेटिक या सौंदर्य प्रसाधन में इसका उपयोग होता है।
पिछले वीडियो का लास्ट वाला एसिड पढ़ना, बेंजोइक एसिड, उसका तो फेस वॉश, टूथपेस्ट, लिपस्टिक सब में उपयोग हो रहा था। वैसा ये जो मैलिक एसिड है ये भी बहुत उपयोगी है, किसके लिए? सौंदर्य प्रसाधन के लिए। ठीक। और एक और अपन कह सकते हैं कि हमारे ये जो होता है, ऐसे व्यक्ति जिनके मुंह में सलाइवा नहीं होती, ड्राई माउथ जिसको अपन कहेंगे, ऐसे होता है ना कुछ लोग जिनके सलाइवा नहीं बनती है, उनका जो माउथ है वो ड्राई रहता है। अब होता क्या है, हमारे जो लार या सलाइवा है ये बहुत काम की है। एक तो ये हमारे टेस्ट जो होते हैं, स्वाद को पहचानने में मदद करती है। साथ ही साथ क्या होगा, जो हमारी सलाइवा है, सलाइवा में बैक्टीरिया होता है, सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं लाइसोजाइम। पढ़े हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम में, सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिससे हमें इन्फेक्शन नहीं होता। अब मान लो कोई व्यक्ति है जिसका ड्राई माउथ है, शुष्क मुख हो गया है, उसके मुंह में लार या सलाइवा नहीं निकलती, तो क्या होगा, उसके मुंह में सलाइवा ना निकलने की वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। अभी तो अपन मान लो मुंह से भी सांस ले लिए, बैक्टीरिया फंगस गए, तो हो सकता है कि सलाइवा उसको मार दे, अपन को दिक्कत ना जाए। लेकिन यदि किसी के पास सलाइवा नहीं है, वो मुंह से सांस लेता है या हवा धूल के संपर्क में आता है, तो सीधे बैक्टीरिया उसके मुंह में चला जाएगा, जीभ में अंदर जो अपनी स्किन है, टिश्यू है, उनको डैमेज कर सकता है। तो क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जिनको ड्राई माउथ डिसीज होती है, ठीक, मैं लिख ले रहा हूं, ड्राई माउथ समझ जाना, जिनको ड्राई माउथ डिसीज होती है, शुष्क मुख रोग है ना, इतनी हिंदी नहीं आती, तो उनके ड्राई माउथ डिसीज वालों में सलाइवा के निर्माण के लिए मैलिक एसिड का उपयोग करते हैं। अब वो दवाई के रूप में कुछ देते होंगे, कुछ तरीका रहता होगा, पाउडर दवाई जो भी हो, लेकिन वो जो दवाई रहेगी उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो कंपोनेंट है, जो उसको उस काम के लिए स्टिमुलेट करेगा, प्रेरित करेगा, वो होता है मैलिक एसिड। तो यदि मुंह में लार या सलाइवा नहीं बनती है, तो उस लार या सलाइवा के निर्माण को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है मैलिक एसिड का। ठीक, ये कहानी हो गई किसकी? मैलिक एसिड की। यहां तक अपन जो भी एसिड पढ़े, इनके अपन ने ज्यादा से ज्यादा यूज देखे, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल सोर्सेज देखे। ये एसिड जो है, ये 8-10 एसिड ये बहुत पूछे जाते हैं, उस हिसाब से अपन ने देख लिया। अब अपन कुछ एसिड के नाम पढ़ते हैं, फॉर्मूला देखते हैं और उनके नेचुरल सोर्सेज देखते हैं। यदि होगा तो बीच में उनके यूज भी पढ़ लेंगे, नहीं तो बाकी अपन चलते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक, अब मैं पढ़ाते जा रहा हूं, भले आप पढ़ लिए हैं तो कोई बात नहीं, अपन वीडियो पढ़ लिए हैं, मैं चालू करता हूं पढ़ाना। सबसे पहले अपन पढ़े थे HCOOH, जिसे अपन क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू, इनके डंक में पाया जाता है। ग्रीक टर्म फॉर्मिका से बना है, जिसका मतलब होता है लाल चींटी। तो ये क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। यदि आपको याद हो तो इसका अपन ने रासायनिक नाम पढ़ा था, इसे अपन क्या कहते हैं? मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड। ठीक, फिर उसके बाद अपन ने अगला पढ़ा था CH3COOH, जिसे अपन कहते हैं एसिटिक एसिड। इसे अब जब ये मिथेनोइक है तो ये क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। ठीक, विनेगर में, सिरका में अपन ने देखा था इसका उपयोग किया जाता है। फिर यदि अपन अगली बात करें तो अगला है एमिनो एसिड। ये भी शब्द सुना होगा, RCHCOOH ये एक जनरल फॉर्मूला है, सामान्य सूत्र होता है एमिनो एसिड। R मतलब रेडिकल मूलक, बदलते जाएंगे, कभी CH3 हो जाएगा, कभी C2H4 हो जाएगा, बदलता रहेगा R, है ना, रेडिकल। लेकिन RCHCOOH ये एमिनो एसिड है। और आपको यदि याद हो तो एमिनो एसिड हमारे शरीर में क्या बनाते हैं? प्रोटीन।
20 आवश्यक एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। 10 हमारे शरीर में पहले से हैं और 10 जो है हम खाने की मदद से लेते हैं। इस प्रकार से 20 एमिनो एसिड हो जाते हैं और वो एमिनो एसिड हमारे शरीर में फिर क्या बनाते हैं? प्रोटीन। ये वो वाला प्रोटीन नहीं है जो अपन खाना में खा रहे हैं, वो तो खाना में जो अपन प्रोटीन खा रहे हैं वो एमिनो एसिड में टूट गया। उस एमिनो एसिड से शरीर के अंदर प्रोटीन बनता है, जिससे फिर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। मैं ये सुने हुए सब इसलिए लिख दे रहा हूं। हार्मोन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, इसी से हमारे शरीर में क्या बनती हैं? एंटीबॉडीज बनती हैं। तो ये सब जो है ये प्रोटीन बनाता है। तो क्या होता है? वो एमिनो एसिड। अगले एसिड की यदि अपन बात करें तो अगला है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला बढ़िया है, COOH लिखो और फिर से COOH लिख दो। तो क्या हो गया? C कितने हो गए? C2। O कितने हो गए? CH कितने हो गए? 2 और O कितने हो गए? 4। ये क्या हो गया? C2H2O4। C2H2O4 ये क्या हो गया? ऑक्सैलिक एसिड। और ऑक्सैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? टमाटर में। टमाटर में पाया जाने वाला एसिड कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड। यदि आपको याद हो तो किडनी के समय अपन पढ़े थे कि एक बीमारी होती है जिसे पथरी या अपन स्टोन कहते हैं। ठीक, पथरी की अपन बात कर रहे हैं, किडनी स्टोन। ये जो स्टोन है इसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट C2O2 ऐसा है ना, कुछ फॉर्मूला इसका होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट। याद नहीं आ रहा अभी दोस्त मेरे को। कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है स्टोन या पथरी, ये जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है, कैल्शियम अपने ब्लड में ज्यादा है, उस वजह से पथरी हो गई। कैल्शियम ब्लड में पहले से ज्यादा है, मान लो कोई व्यक्ति टमाटर ज्यादा खा रहा है तो टमाटर में क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। तो इसकी वजह से क्या होगा? उसके शरीर में ज्यादा किसका निर्माण हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीलेट। और उसकी किडनी जो है उसमें क्या बन जाएगा? स्टोन, या जिसे अपन कहते हैं पथरी, CaC2O4। ठीक, कैल्शियम ऑक्सीलेट, स्टोन या पथरी, तो वो किसके कारण बनता है? ऑक्सैलिक एसिड। इसलिए टमाटर खाने के लिए क्या किया जाता है? मना किया जाता है, जिससे पथरी बीमारी होती है। क्योंकि ब्लड में कैल्शियम पहले से ज्यादा है इसलिए तो पथरी हुई है, और टमाटर खाए तो ऑक्सैलिक एसिड मिल गया, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीलेट। और कैल्शियम ऑक्सीलेट को ही अपन क्या कहते हैं? पथरी। किडनी वाली है ना, आजकल गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में भी पथरी होती है, तो उसकी कहानी अलग है। पित्त की पथरी सुने होंगे, गॉल ब्लैडर स्टोन, तो उसकी कहानी अलग है, वो इससे ज्यादा संबंध है नहीं उसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला यदि अपन एसिड देखते हैं तो वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहां पर पाया जाता है? हमारे स्टमक या आमाशय में। पढ़े आप भी अपन है ना, इसी वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको याद रहे। 6 हुआ था शायद ना, 7। फिर उसके बाद अगला ग्लूटेमिक एसिड। ग्लूटेमिक अम्ल या एसिड, ये याद रखना थोड़ा। आजकल जो ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा पूछी जाती हैं। C5H9NO4 ये कहलाता है ग्लूटेमिक एसिड। अब ये कहां पाया जाता है? तो ये होता है गेहूं में। ये पाया जाता है व्हीट या गेहूं में। ठीक, गेहूं में पाया जाने वाला एसिड होता है ग्लूटेमिक एसिड। ठीक, फिर अगले एसिड की बात करें तो अगला एसिड है लैक्टिक एसिड, C3H6O3 ये कहलाता है लैक्टिक एसिड। प्राकृतिक रूप से यदि अपन बात करें सोर्स की
तो दूध और उत्पाद, बोले तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, जो दूध के जो भी उत्पाद है, पनीर है, दही है, छाछ है, पनीर, मक्खन, इन सभी में क्या होता है? लैक्टिक एसिड। दूध में पाया जाने वाला अम्ल या एसिड कौन सा है? लैक्टिक एसिड। एक और जगह पढ़ते हैं, जब मान लो कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा जिम करता है, रनिंग करता है, साइकिलिंग करता है, स्पोर्ट्स खेलता है, तो उनके मांसपेशियों में हमेशा दर्द रहता है, थकान उनको लगती है, पेन रहता है उनको, ऐसा लगता है कि थके हुए, टायर्ड ना। तो उसका कारण क्या होता है? जब हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये भी पढ़ चुके हैं अपन, रेस्पिरेशन वाली वीडियो में देखना, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखना। एनएरोबिक रेस्पिरेशन या अवायवीय श्वसन होता है, मतलब पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो इस एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा जो ग्लूकोज है वो टूटता है C3H6O3 लैक्टिक एसिड में, और ये जो लैक्टिक एसिड है ये जमा हो जाता है हमारी मसल्स में, इसीलिए हमें फिर क्या होता है? दर्द। तो आपसे पेपर पूछेगा मनुष्य की मांसपेशियों में, मनुष्य की मसल्स में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो लैक्टिक एसिड। दूध और उसके उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, सब पढ़ते चलेंगे, बहुत जरूरी है, बहुत जगह पर इनको देखते हैं। मॉक टेस्ट में देखो आपको जरूर यहां से एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ें। अगली यदि अपन बात करते हैं तो अगला जो है नंबर में फिर से भूल गए, ठीक कोई बात नहीं, मैं नोट डाल देता हूं। अगला है टार्ट्रिक एसिड, या जिसे अपन कहते हैं टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल की यदि अपन बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है C4H6O6, C4H6O6। स्रोत याद रखना इसके, इमली और अंगूर, इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक अम्ल। अब इसका उपयोग बहुत जरूरी है, इसका उपयोग होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर बनाने में। देखो आप नॉर्मल बोलचाल में कह सकते हो कि दोनों एक हैं, लेकिन आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि दोनों एक हैं, समझना। यदि अपन बात करते हैं बेकिंग सोडा की, जो केक बनाने में यूज होता है, पापड़ वापड़ बनाने में डालते हैं, तो वो होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक समझना, बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे अपन कहते हैं बेकिंग सोडा। जब इस बेकिंग सोडा में मिला दिया जाता है टार्ट्रिक अम्ल C4H6O6, बोले तो टार्ट्रिक एसिड, कोई भी इडेबल एसिड, खाने वाला अम्ल, लेकिन जो ज्यादा मिलाते हैं वो यही है टार्ट्रिक एसिड। जब बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड को मिला दिया जाता है तो इन दोनों के मिलाने से जो बनता है उसे कहते हैं बेकिंग पाउडर। तो दुकानदार यदि कहे कि दोनों एक ही होता है तब उससे क्या ही बहस करोगे, ठीक है, ले आना सामान, दोनों एक होता करके। लेकिन आप याद रखना बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग अलग। बेकिंग सोडा जो है उसके जो वो होते हैं ना वो बड़े टुकड़ों में होता है थोड़ी से और चमकता है, जबकि बेकिंग पाउडर जो है वो पाउडर फॉर्म में ही रहता है, छोटा रहता है, वो पाउडर जैसा दिखता है, जैसे ये होते हैं ना अपने आटा आटा इस टाइप का रहेगा तो वो पाउडर है, और यदि नमक जैसा है आकार उसका थोड़ा सा बड़ा है तो वो क्या होता है? बेकिंग सोडा। तो दोनों अलग अलग होते हैं, दुकानों में अलग अलग मिलते भी हैं, तो दुकानदार दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। ठीक, तो याद रखना बेकिंग पाउडर बनाने में किस एसिड का उपयोग होता है? टार्ट्रिक अम्ल, या जिसे अपन कहते हैं टार्ट्रिक एसिड।
जो होता है इमली और अंगूर में। उसके बाद अगले एसिड की बात करें तो ये है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक एसिड, ये तो खैर सुनी होगी, इसे अपन कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। बोले तो फॉर्मूला होता है इसका H2CO3। बहुत सिंपल है ये H2CO3। तोड़ो इसको, बहुत आसानी से तोड़ दोगे। दो चीजें हैं इसमें, H2O प्लस CO2। देखो H2CO3 हो गए, 2 और 1 3। तो जब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दिया जाता है तब निर्माण होता है कार्बोनिक अम्ल का। कार्बोनिक अम्ल की यदि आप प्राकृतिक स्रोत की बात करो, नेचुरल सोर्स, तो नेचुरल सोर्स में है अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन। याद रखना, जब भी पानी गिरता है तो वो वर्षा, जो वो रेन है, वो हमेशा एसिडिक होगी, अम्लीय वर्षा। चाहे कितना भी अच्छा क्लाइमेट हो, कितनी अच्छी एयर हो, एयर इंडेक्स बहुत अच्छा हो, कितनी अच्छा हवा पानी हो, लेकिन जो भी पानी गिर रहा है तो वो अम्लीय ही होगा। अब ज्यादा कम, जब ज्यादा हो गया तो दिक्कत है कि उसमें सल्फर के ऑक्साइड मिल गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिल गए, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, तो वो तो अम्लीय वर्षा है, तो फिर तो वो तो बहुत खतरनाक हो गया, वो तो तेजाबी आ गया समझ लो, यदि ऐसा होने लगा तो। लेकिन हर वर्षा जो है वो अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि H2O, पानी गिर रहा है, H2O आया, और हमारे एटमॉस्फेयर में हमारा जो वायुमंडल उसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर रिएक्शन करते हैं और बनाते हैं H2CO3, मतलब क्या बनता है, कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। तो नेचुरल सोर्स तो हो गया एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा में कौन सा अम्ल होता है, तो कार्बोनिक अम्ल। अब यदि अपन इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स में। सोडा कोल्ड ड्रिंक्स में जो फिजीनेस होती है ना, झंझनाहट होती है, झंझनाहट, ये फिजीनेस जो है ये किसके कारण होती है, कार्बोनिक अम्ल के कारण। जब आप देखना, जब आप सोडा खोलते हो है ना, तो उसमें NaHCO3 रहेगा, और कार्बोनिक अम्ल जैसे उसको खोलते हो तो NaHCO3, उससे कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बोनिक अम्ल से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, इसलिए तो झाग निकलता है, गैस निकलती है उससे, क्योंकि क्या रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और आप देखना, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, यदि आप किसी कोल्ड ड्रिंक को यूज करते हो, मान लो उसका ढक्कन खोल के आपने उससे कोल्ड ड्रिंक निकाल दिया, उसको पैक करके रख दो, और मान लो कहीं आप उसको लाते ले जाते हो, तो देखना उसके अंदर वो फिजीनेस, झंझनाहट नहीं लगती, वो मीठा पानी जैसे लगने लगता है। क्या होता है, अपन जैसे ही ढक्कन खोलते हैं, कार्बोनिक अम्ल की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, अब सिर्फ पानी बचा, उसमें जो ग्लूकोज मिली हुई है, या जो उसमें एक्सट्रैक्ट डाल दिए फ्रूट का, होती तो प्योर शुगर ही होती है ना, जो होती है कोल्ड ड्रिंक, कुछ नहीं है, प्योर शुगर। तो पानी और शुगर बस बचे, इसलिए उसका स्वाद लगता नहीं, वो मीठा मीठा लगता है ना। अब बहुत उसका ठंडा कर दो तो एक बात अलग है कि फिर से झंझनाहट आ गई, स्वाद अच्छा लगने लगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। एक बार वो खुला तो काम खत्म, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, सिर्फ पानी और शुगर बची, इसलिए उसका स्वाद दोबारा अच्छा लगता नहीं। आप आजमा के देख लेना, गर्मी तो आने से वाली, तो पियोगे तो एक्सपेरिमेंट भी कर लेना, ठीक। इसके अलावा बेंजोइक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ये सब तो अपन विस्तार से पढ़े, इसलिए उनके नाम नहीं लिखा रहा हूं, ये जो अलग थे ये मैंने लिखा दिए। तो इसी के साथ अपने जो है एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण वाले टॉपिक में एसिड समाप्त होते हैं। हमने एसिड को पूरी डिटेल में पढ़ लिया, हर एसिड के प्रकार पढ़े, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, केमिकल प्रॉपर्टी पढ़े, उनके टाइप्स पढ़े, नेचुरल सोर्सेस पढ़े, यूज पढ़े, मैक्सिमम हमने एसिड को यहाँ पर कवर कर लिया। आप मॉक टेस्ट लगाएं, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मान लो आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली जो क्लासेस है वो बेस, क्षार रहेगी, फिर उसमें सॉल्ट, लवण पढ़ेंगे, फिर पीएच स्केल, काफी लंबी श्रृंखला है, आप जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।